हेलो हेलो हेलो, शुरू करें। पॉइंट नंबर कहां तक हुआ था? कहां तक हुआ था? 135 ना, 135। 130 यहां तक हो गया था ना। साउंड बंद करो ना उसका। हेलो, हम लोग चलते हैं दोस्त मेरे अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है क्या? मिट्टी। जब मिट्टी बोले तो सड़े गले पदार्थ, मिट्टी बोले तो कौन पदार्थ? दोस्त मेरे कहते हैं मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? हवा, जल और सड़े गले पदार्थ। हवा, जल और सड़े गले पदार्थ। कहते हैं दोस्त मेरे पवन और कौन? जल और जलवायु की क्रिया के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। अब बताओ, हमारा शरीर कितने तत्वों से मिला हुआ है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों से बना है। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? पंच। सुनेगी नहीं, पंच तत्व में विलीन हो जाओगे। तो हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। बताओ, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन तत्व है? तत्व ऑक्सीजन। यौगिक कहेगा तो जल। अगर शरीर में कह देगा सबसे अधिक, सबसे अधिक तत्व कह देगा तो कौन? ऑक्सीजन। और सबसे अधिक यौगिक कह देगा तो कौन? सबसे अधिक यौगिक कह देगा तो हो जाएगा जल। सबसे अधिक तत्व कह देगा तो ऑक्सीजन, और सबसे अधिक यौगिक कह देगा तो जल। सबसे अधिक तत्व कह देगा तो क्या? ऑक्सीजन। और सबसे अधिक यौगिक कह देगा तो क्या? जल। हो गया। सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन और सबसे अधिक यौगिक जल ना। बढ़े बढ़े हो। अब देखिए, हमारा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? पवन, जल और जलवायु की क्रिया से। मिट्टी की परतों का अध्ययन कैसे किया जाता है? जल में घोलकर। अब जल में मिट्टी के परतों को घोल दीजिए, उससे आप अध्ययन करते हैं तो उसमें उर्वरक सही है या नहीं है। मिट्टी के परतों का अध्ययन किया जाता है जल में घोलकर। किस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है? दोमट मिट्टी में। कौन मिट्टी में? अब बिहार में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाया जाता है? दोमट। भारत में भी कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी। दोमट की जलोढ़। तो कहते हैं भैया किस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है? दोमट मिट्टी में। बिहार में सबसे अधिक कौन मिट्टी है? अगला, खिलौना, बर्तन एवं मूर्ति बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? चिकनी मिट्टी। इस सब के लिए हम लोग करते हैं उपयोग चिकनी मिट्टी का। लेकिन एक्चुअल में अगर खिलौना, बर्तन बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। खिलौना, बर्तन एवं मूर्ति बनाने के लिए कौन सी मिट्टी? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का उपयोग करते हैं। खिलौना, बर्तन एवं मूर्ति बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहां आंसर क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी, या कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है?
जब जिप्सम को कितना डिग्री सी पर 100 डिग्री सी या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को कितना डिग्री सी पर 100 डिग्री सी या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त मेरे? CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू कितना H2O? हाफ H2O। जिप्सम को गर्म करने से क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को गर्म करने से क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हो गया? खिलौना बर्तन वगैरह हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पौधों की जड़ों में, अब पौधा में संवहन, बताओ पौधों में जो संवहन होता है जाइलम और प्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम और प्लोएम। जाइलम जल का और खनिज लवण का वहन करता है, क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे। अब प्लोएम क्या करता है? पोषक तत्व का, पोषक पदार्थ जो बनाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है उसका वहन कौन करता है? प्लोएम। कौन करता है? प्लोएम। तो कहते हैं दोस्त मेरे, पौधों के जड़ों में धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसको दोस्त मेरे मूल रोम या रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं। पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? रूट हेयर या मूल रोम के नाम से जानते हैं। बताओ मूल रोम का कार्य क्या है? पानी का अवशोषण, पानी और खनिज लवण का। ये जो आपका ये मूल रोम में ये जो ऐसे ऐसी जड़ें जो होती है इसी को कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं इसको? मूल रोम के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या है? जड़ों का अवशोषण, पानी का अवशोषण करना, अब पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना। कौन विधि द्वारा? परासरण द्वारा। कौन विधि द्वारा? कहते हैं मूल रोम का क्या कार्य है? जल का अवशोषण करना। मूल रोम का कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। मूल रोम का कार्य क्या है? जल का क्या करना? अवशोषण करना। कौन विधि द्वारा? परासरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा अवशोषित करता है? जाइलम के द्वारा। बताओ पौधों में संवहन की क्रिया कैसे होती है? जाइलम और प्लोएम के द्वारा ना। संवहन में तो दोनों आ गया, जाइलम भी और प्लोएम भी। तो बता क्या हो जाएगा? वेसल्स के द्वारा। यहां पर थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ। वेसल्स जो होता है यहां कर दो पौधों में संवहन की क्रिया, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा, रुक जा अभी लिखना नहीं, पौधों में संवहन की क्रिया लिखो यहां जाइलम और प्लोएम के द्वारा। जाइलम और किसके द्वारा? प्लोएम के द्वारा। पौधों में संवहन की क्रिया होती है जाइलम और प्लोएम के द्वारा। पौधों में जल का वहन जो होता है ना वो वेसल्स के द्वारा। वेसल्स जाइलम का एक हिस्सा है। पौधों में जल, वेसल्स जो कि जाइलम का एक भाग है, द्वारा होता है। पौधों में जल वेसल्स यानी जाइलम के द्वारा होता है। वेसल्स यानी किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जो जल होता है वो किसके द्वारा होता है? वेसल्स यानी जाइलम के द्वारा होता है। इसको क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवहन की क्रिया कैसे होती है? जाइलम और प्लोएम के द्वारा। लेकिन अगर खाली जल कह देगा तो जाइलम, जाइलम किसका? जाइलम का हिस्सा कौन है? वेसल्स। अगला, जल एवं खनिज पदार्थ को पत्तियों तक कैसे ले जाया जाता है?
किसके द्वारा? बता देना आपको, जल एवं कौन पदार्थ? खनिज पदार्थ। जल एवं खनिज पदार्थ को पत्तियों तक कैसे ले जाया जाता है? जाइलम के द्वारा। पोषक तत्वों को फ्लोएम के द्वारा। बता, जाइलम उत्तक का विस्तार कहां तक है? कहां होता है? सब जगह होता है। जड़ में भी होता है, तना में भी होता है और पत्तियों में भी होता है, क्योंकि सब जगह जल को ले जाना है। तो जड़ में भी होता है, तना में भी होता है और पत्तियों में भी होता है। जल तो सब जगह ले जाना है, जड़, तना और पत्ती। पानी का अवशोषण कहां होता है? जड़ में। कहां होता है? भोजन का निर्माण पौधों के किस अंग में होता है? बताओ, पत्तियों में भी और तना में भी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दोनों जगह ना होता है, पत्तियों में भी और तना में। भोजन का निर्माण पौधों के किस अंग में होता है? पत्ती और तना। भोजन का निर्माण पौधों के किस अंग में होता है? पत्ती और तना में। फ्लोएम का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को पहुंचाना। अरे बोलो ना रे, क्या काम है? पत्तियों से भोजन पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वही ना होता है। पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण होगा उसको पौधों के सभी अंगों तक क्या करता है? पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। और जाइलम का काम क्या है? जल पहुंचाना, जल और खनिज लवण पहुंचाना। जाइलम का क्या कार्य है? जल और खनिज लवण को पहुंचाना। जाइलम के जगह पर ऑप्शन में क्या दे सकता है? वेसल्स। क्या दे देगा? जाइलम का ही एक पार्ट क्या है? वेसल्स। फ्लोएम का कार्य क्या है? पत्तियों से भोजन पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाना। पौधे अवशोषित जल का उपयोग कैसे करते हैं? जैविक क्रिया के अजैविक क्रिया? चूंकि जड़ों के द्वारा होता है, जड़ों में जान होता है, जगह में जान होता है, जैविक की अजैविक। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? पौधे अवशोषित जल का उपयोग कैसे करते हैं? जैविक क्रियाओं के द्वारा। हम बोले तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक जगह में जान हो, अजैविक जगह में जान ना हो। पौधे बचे हुए अतिरिक्त जल का क्या करते हैं? अच्छा एक बात बता, जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कहां से होता है? पत्तियों से। पत्तियों के किससे? किससे? रंध्र से। अरे बोलो, पत्तियों के कहां से? रंध्र से। रंध्र में जब पानी का घनत्व ज्यादा हो जाएगा तब कि कम होगा? तब ज्यादा हो जाएगा तब। बोलो न रे, रंध्र से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। पानी का वाष्पोत्सर्जन कहां से होता है? रंध्र यानी एस्टोमेटा से ना। जब उसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी कि कम? ज्यादा हो जाएगी। हम बताओ, वाष्पीकरण के बारे में आपको बताए थे, वाष्पीकरण में क्षेत्रफल ज्यादा होगा तब कि क्षेत्रफल कम होगा तब? ज्यादा होगा तब। पौधे बचे हुए अतिरिक्त जल का क्या करते हैं? वाष्प के रूप में उत्सर्जन। किस कहां से? रंध्र से। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। हो गया? पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किनके माध्यम से करते हैं? कहां से करते हैं? रंध्र से ना। आंसर बता क्या होगा? पत्तियों के छिद्र यानी क्या? रंध्र, जिसको आप एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। हम बोले थे बहुत सारा क्लास 6 में हम आपको पढ़ा दिए। जो बच्चा का क्लास 6 छूटा हुआ होगा उसको दिक्कत होगा, इसलिए कृपया क्लास 6 जरूर कर लें। हो गया? अगला में चले। अगला क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब तेज हो जाती है? जब जल का सांद्रण बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो गर्मी में कि ठंडी में? तो बता क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ने पर। तापमान
बढ़ने पर। क्या कुछ बोलना है किसी को? क्या कौन बोल रहा है? क्या होता है? ऐसे लड़कियों से बात नहीं करते हैं दोस्त। तो आप थोड़ा पीछे बैठ के चिल्लाइए, जितना चिल्लाना है, क्या दिक्कत? बोल बोल के पढ़ने वाला आदत तो गलत है ही ना है। इससे दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। जैसे आप अपने अंदर में बोलिए, ठीक ना? आप अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकालिए। अच्छा, उस टाइम, हाँ तब बोलिए ना, हम आपके साथ हैं। बहुत जोर से बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग दूसरे जगह बैठो, उस क्षेत्र को खाली कर दो। देख रहे हो रावणासुर बैठा हुआ है, इनका आवाज इतना मोटा ताजा आदमी है, ये धीरे से कैसे बोलेगा? मैं आएगा नहीं ना तुम्हारे जैसा ही। तो सबका अपना अपना स्टेमिना है भाई। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब सबसे तेज होती है? तापमान के बढ़ने से। वाष्पोत्सर्जन की कब धीमी पड़ जाएगी? जब आर्द्रता हो जाएगा। आर्द्र हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? धीमा। आर्द्र हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? धीमा। गर्मी बढ़ जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन तेज। अच्छा बताओ, नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, वाष्पोत्सर्जन कम। सही है। अगला, दोमट मिट्टी की विशेषता क्या है? ह्यूमस ज्यादा होता है। ह्यूमस मतलब सड़े गले पदार्थ। बलुई मिट्टी में होगा, ह्यूमस ज्यादा होता है, सड़े गले पदार्थ ज्यादा होते हैं। तो सड़े गले पदार्थ ज्यादा होंगे तो उर्वरक ज्यादा नहीं मिलेगा, खाद। जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, ह्यूमस भी अधिक होता है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है दोस्त मेरे? अधिक होती है। ह्यूमस भी क्या होता है? अधिक होता है। बता, बिहार राज्य में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है? अब दोस्त देखो, तुम लोग जो लोड कर रहे हैं, हम आई एम इन डाउट, क्योंकि इतना बच्चा कर रहा है। इसको आप एक बार चेक कर लेना, ये ज्योग्राफी वाले सर जलोढ़ बताए हैं। लेट अस हैव टू चेक, ठीक ना? अरे भाई, ये एससीईआरटी में दोमट दिया हुआ है, दोनों एक होता है। दोमट जलोढ़ एक है। अभी तो मिट्टी वाले सर पढ़ाएंगे तुमको ज्योग्राफी में, अगर जलोढ़ है तो। वैसे वैसे हम कंफर्म हो जाएंगे तो आपको कल बता देंगे। रुक जाए यार, एक है, एक है। दोनों एक है कि अलग अलग? तो एक है तब की समस्या है। दोमट को ही जलोढ़ कहते हैं। नहीं, तुरा पता है? मुड़ी ऐसे से हिला रही है तुम। दोमट जलोढ़ अलग अलग। ऑनलाइन वालों आप कमेंट्स करो एक, अगर दोनों एक है तो, और दोनों अलग अलग है दो टाइप करो। अभी दोस्त हम मिट्टी तो ज्योग्राफी वाला मास्टर पढ़ाता है, ठीक ना? वो पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे। क्या पढ़ाए हो? दोमट जलोढ़ अलग अलग कि सेम? और रुको ना, हम फोन ही लगा देते हैं उनका। ना ना, तुम लोग को की आता है बहुत। एक है ना दोनों? दोमट ही जलोढ़ है। बिहार राज्य में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है? तो हम लोग को तो चला जलोढ़े मिट्टी ज्यादा है, बलुई मिट्टी तो है नहीं हम लोगों के पास, काली मिट्टी भी नहीं है हमारे पास। अच्छा कोई बात नहीं, मास्टर बाबू उठाने रहा है। आ जाओ इधर। जाइलम के किन अंगों का जुड़ाव स्तंभ के रूप में होता है? बताओ क्या होगा? जड़, तना और पत्ती सब स्तंभ के रूप में ही होता है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। और जाइलम किसका वहन करता है? जल और खनिज लवण का। जल और किसका? खनिज लवण का। जड़, तना और पत्ती लिख लो। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पत्तियों में। किसमें? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पत्तियों में। जाइलम और प्लोएम उत्तकों का पौधों में क्या महत्व है?
संवहन। जाइलम किसका संवहन करता है? जल और खनिज का। फ्लोएम किसका करता है? पोषक तत्व का। सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितना बार सांस लेता है? 72 बार। 72 बार हृदय धड़कता है कि सांस में लेता है तुमने? आर पगला। 15 से 18 बार मारे 72। सामान्य व्यक्ति। बच्चा लेता है 22 से 24 बार। सामान्य व्यक्ति 15 से 18 बार। 70 बार सांस ले लीजिएगा। 78 बार। आप बच्चा कितना? आप बताओ कौन ज्यादा सांस तेजी से लेता है, जलीय जीव की स्थलीय? जलीय जीव तेजी से सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। जलीय जीव तेजी से सांस लेते हैं क्योंकि जल में ऑक्सीजन की कमी होती है। क्योंकि जल में ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। हम एक चीज और बताए थे कि पौधे कम पोषक तत्व, कम भोजन की जरूरत पौधों को क्यों होती है? क्योंकि उसका अधिकतर हिस्सा मृत होता है। लिख लो फिर से। पौधों में कम भोजन की आवश्यकता होती है जंतुओं की अपेक्षा। पौधों में कम भोजन की आवश्यकता होती है जंतुओं की अपेक्षा। जंतुओं की अपेक्षा क्योंकि पौधों में अधिकांश भाग मृत होता है। पौधों में अधिकांश भाग क्या होता है? मृत होता है। और जलीय जीव तेजी से सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्लियर है? सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितने बार सांस लेता है? अब बच्चा कितना बार? सांस लेते समय कौन सी प्रक्रिया होती है? अंतः श्वसन। इनहेल करते हैं ना हम लोग, अंतः श्वसन। आप छोड़ देते हैं बाह्य श्वसन। इनहेल करना, एक्सहेल करना सुने हो? इनहेल करना मतलब लेना और एक्सहेल करना मतलब छोड़ना। तो अंतः श्वसन कहते हैं सांस लेते समय कौन सी प्रक्रिया होती है? लिख लो अंतः श्वसन, इनहेल करना। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनहेल करना। इनहेल करना बोले तो अंतः श्वसन। बताओ एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। अब प्रोटीन से क्या निर्माण होता है? उत्तक। उत्तक से अंग। उत्तक समान क्या समान? उत्तक समान, अंग अलग अलग। बताएं आपको, हम बोले थे आपको प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? शरीर। बोलो न रे। ये जो उत्तक है ये हमेशा समान होता है क्या? समान। अंग जो होता है वो अलग ना। प्रोटीन से शरीर में क्या होता है? वृद्धि ना। शरीर में वृद्धि होता है किसके कारण? प्रोटीन के कारण।
एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से शरीर। ग्लूकोज के अपघटन सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? मारेंगे इतना मार के। सबसे अधिक ऊर्जा देता है वसा। तुरंत ऊर्जा कौन देता है? तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज। ऊर्जा देता क्या? कार्बोहाइड्रेट। बीपीएससी री एग्जाम नहीं होगा सर, आप साथ नहीं दे रहे हैं। बीपीएससी री एग्जाम ऑलरेडी नोटिस बन गया दोस्त, आ जाएगा इस सप्ताह में, आ जाएगा। एकदम टेंशन नहीं। आज बुधवार है, बृहस्पति शुक्र शनि रवि तक आ जाएगा। नोटिस बनल है, आ रहा है नोटिस, एकदम टेंशन नहीं लो। आज अब सोमवार तक तो हर हाल में आ जाएगा, एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाँ री एग्जाम होगा, पहले से ही सब बनल है, समझा। झूठे तुम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कौन है सोमवार तक आ जाएगा तो मतलब तुम समझ लो कि 4-5 दिन के अंदर थोड़ा और आंदोलन हो रहा है, थोड़ा और सरकार पे को दिखेगा कि आंदोलन हुआ और इसलिए हम री एग्जाम दिए। बहुत जल्द वो सब बनल है नोटिस, बस समझो कि बस माहौल का देरी है। तुम लोग माहौल बना ही रहे हैं ग्लूकोज के अपघटन से। तुम लोग मजाक लग रहा है ना, नोटिस आएगा देखना। हो सकता है मेरी बात गलत भी हो जाए, क्योंकि हम तो अंदाजे नहीं लगा रहे हैं। अंदाजा तो हमेशा गलत हो सकता है, हम थोड़े कह रहे हैं सूरज उगा हुआ है। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ बताएंगे आगे। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग, दोनों अलग अलग घटना है। ब्रीद करना, हम सांस लेना, ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन है, ठीक ना। जैसे चावल और भोजन करने में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग है ना। चावल एक अलग घटना है, भोजन करना एक अलग घटना। रेस्पिरेशन हुआ भोजन करना, ठीक है। तो कहते हैं दोस्तों, ग्लूकोज के अपघटन से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 686 किलो कैलोरी। और ग्लूकोज के अपघटन से क्या क्या बनता है अगर कहेगा CO2 प्लस ऊर्जा? ग्लूकोज का जो अपघटन होगा, CO2 प्लस क्या बनेगा? ऊर्जा। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि सर आप मार्केट खराब कर दिए। हम बोले कैसे? 500 टका में पढ़ाइएगा तो कैसे चलेगा? कुछ लोग बहुत परेशान हो गए हैं, मामला गड़बड़ा रहा है। माने माहौल ने सामने वाला मिलता है तो कहता है ये 500 में आप पढ़ाइएगा तो पूरा धंधे ना बर्बाद हो जाएगा। आ जाओ इधर। देखो दोस्त, हम एक एक लाइन समझते हैं कि हमरा जो मन करेगा वो हम करेंगे, हमरा ना पढ़ाना है। हमरा जो दिल करेगा हम करेंगे, और उसके लिए हमको कोई रोक सकता है क्या? ये मेरा काम है, हमको मन करता है इतने में हमको। कोनो बैच हमारा मन करता है 10,000 में पढ़ाना, 10,000 में पढ़ाते। कोनो बैच मन करता है हमारा 2 टका में पढ़ाना, 2 टका में पढ़ाते। ये मेरा अपना, अब मेरा धन है, हम फ्री में लुटा दें। मेरा धन है, हम महंगा बेचें। आ जाओ इधर। ग्लूकोज के आप बहुत लोग ये भी कहते होंगे कि ये एगो बैच दिए हैं 500 में, बाकी बैच का पैसा लेंगे। हम तो बार बार कहते हैं मेरे यहाँ कोई पेड कोर्स नहीं लेना। कितना सिंपल तो है, जहां दिल करे वहां पढ़ो, मेरे यहां जो मन करे उतने पढ़ो। वेरी सिंपल।
हम तोरा कभी पटियाने नहीं जाएंगे, इतना दिन हमारे खराब नहीं हो गया है कि तोरा जबरदस्ती खड़ा हो गया मैनिपुलेट करेंगे कि देखिए बहुत जरूरी है जीवन में पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा और देखिए टेस्ट ले लीजिए आपका इससे काम हो जाएगा। ये सब काम जिंदगी में नहीं कभी किए हैं। तोरा दिल करे ना तो मेरे पास आओ, ना तो पतली गली पकड़ के निकलो। तेल तो जिंदगी में कभी नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। अब वही दिन बच गया चुट्टा की बच्चा के तेल लगाएंगे रे, क्या हो हमरा से पढ़ो तो और जरूरत हम है, मेरा जरूरत तू साफे अब नहीं है, ठीक ना। अच्छा इतना बढ़िया से कर रहे हैं, तुमको अगर लगेगी 500 पढ़ा रहे हैं और बैच का पैसा पैसा तो हम लेंगे, तो दिल करे तो आओ, ना दिल करे भागो, जहां दिल करे वहां पढ़ो। तुमने रजिस्ट्री कर दिया है कि जहां दिल कर, बहुत सारे टीचर हैं अच्छे अच्छे टीचर, जो टीचर अच्छा लगे वहां जाके पढ़ लेना है। कोई टीचर तो और नहीं है, सब पैसा के झोल में है, एकदम सिंपल। हम भी तो जिसका प्रोडक्ट तुमको बढ़िया लगता है उसका खरीदो, जिसका नहीं लगता है सेल्फ स्टडी करो, वेरी सिंपल। तुम मैच्योर है, ग्रेजुएट हो गया, तो इतनों ने समझ में आता, तुअल छिल रहा है। सर सबसे अधिक ऊर्जा किसमें? तुरंत ऊर्जा कौन? ग्लूकोज ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज के अपघटन से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ग्लूकोज जब अपघटित होगा तो क्या बनेगा? CO2 प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज के अपघटन का सही समीकरण बताओ क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा, अपघटन होगा, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक कर लो इसको, ये समीकरण है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा? ऊर्जा। ठीक है, कार्बन कभी किसी का उत्पाद नहीं हो सकता, कार्बन कभी किसी का उत्पाद नहीं हो सकता। तुरंत ऊर्जा कौन देगा? तुरंत ऊर्जा कौन देगा? ग्लूकोज। फेफड़ों में ऑक्सीजन का वहन किस उपकरण द्वारा, किस उपकरण के माध्यम से होता है? रक्त संचलन। ऑक्सीजन का वहन जो होता है शरीर में किसके माध्यम से? रक्त संचलन। रक्त संचलन में भी रक्त में किसके माध्यम से? रक्त में किसके माध्यम से? चुट्टा हीमोग्लोबिन ना, हीमोग्लोबिन और आरबीसी भी ना कहते हैं। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। मेनली आरबीसी ही है जो ऑक्सीजन का क्या करता है? वहन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण रंग होता है कैसा? लाल। बढ़े आगे। फेफड़ा में एक होता है एल्वियोली, एल्वियोली ये गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। हो गया? अरे हुआ। देखो फेफड़ा में होता है एल्वियोली, छोटी आंत में होता है विलाय, सुने हो? उंगलीनुमा संरचना होता है जो भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण करता है। पता ग्रसनी का कार्य क्या है? श्वसन और खाने के मार्ग को क्या कहते हैं? ग्रसनी, जहां से आप खाते भी हैं और सांस भी लेते हैं, इसी को ना हम लोग ग्रसनी कहते हैं। आगे पढ़िएगा इसका डिटेल। श्वसन और खाने का मार्ग लिखो, श्वसन और खाने का मार्ग। हाँ है, आ गया, श्वसन और खाने का मार्ग, लेकिन इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बता वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद यह किस मार्ग से फेफड़ों तक पहुंच जाता है? वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, किस मार्ग से यह कहां तक पहुंच जाता है? फेफड़ों तक। नशा छिद्र से कहां जाता है?
नसांक वहां में, नसांक वहां से श्वास नली में, श्वास नली से कहां जाता है? फेफड़ा में। लेकिन इसको पूरा इंग्लिश वर्ड सहित पूरा एक रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका है क्लास 8th में, वहां हम लोग पढ़ेंगे इसको पूरा। ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप अपने आप को ध्यान में भी आ जाएगा और आप भूलिएगा भी नहीं। हो गया? अगला बताओ, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? अरे बोलो, अभियंतु ने बोले ऑक्सीजन को का वहन करना या ऑक्सीजन को बांधना। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। रक्त का रंग लाल। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। कोबाल्ट कहां होता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। तीनों को तत्व है, हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, विटामिन B12 में कोबाल्ट। यही तीन को पूरता है, लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। कैंसर का उपचार किससे? कोबाल्ट से। कैंसर का उपचार कोबाल्ट से। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के संयोजन से कौन सा पदार्थ बनता है? हीमोग्लोबिन और कौन? ऑक्सीजन। ये जब संयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है दोस्त मेरे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिलता है, बताओ कौन सी ऐसी गैस है जो ईंधन नहीं है लेकिन जलने के लिए जरूरी है? कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ईंधन नहीं है लेकिन जलने के लिए जरूरी है। तो ऑक्सीजन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये ईंधन नहीं है, ईंधन नहीं है लेकिन जलने के लिए जरूरी है। लेकिन जलने के लिए जरूरी है। ईंधन नहीं है लेकिन जलने के लिए जरूरी है। कौन? ऑक्सीजन। सबसे अधिक उष्मा देने वाला कौन सा ईंधन है? हाइड्रोजन। लिख लो, सबसे अधिक उष्मीयमान। सबसे अधिक उष्मीयमान हाइड्रोजन का होता है। सबसे अधिक उष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन का। हेलो, मिट्टी आप ही ना पढ़ाते हैं गुरुजी? तो दोमट और जलोढ़ एक के है कि अलग अलग? पक्का ना? और क्या कहते हैं? दो रस। अच्छा, और कछारी। हो गया, हो कांप ताप और हो गया, खत्म। ये इतना 5-6 को बता दिया। ये इतना का हमें जरूरत नहीं है। मिट्टी तिट्टी वही लोग पढ़ाते हैं। कछारी मिट्टी उसी को कहते हैं, कांप मिट्टी उसी को कहते हैं। इतना देर से होने कर रहा था रे। हीमो सबसे अधिक उष्मीयमान किसका? हाइड्रोजन का। यानी इन कौन सा ईंधन है जो जलने के बाद सबसे अधिक ऊष्मा देगा? हाइड्रोजन। अब सबसे कम प्रदूषण कौन देगा? चुट्टा का था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक प्रदूषण है। सबसे कम प्रदूषण देगा हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन। उपयोग में लाया जाने वाला, उपयोग में लाया जाने वाला सबसे कम प्रदूषण कौन दे? सीएनजी ना, सीएनजी।
उपयोग में लाया जाने वाला सबसे कम प्रदूषण कौन? सीएनजी। और सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला हाइड्रोजन। लेकिन इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कीजिएगा, बर्तन ही पिघल जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक ऊष्मा देता है। लिखे, सबसे अधिक ऊष्मा कौन? कौन? हाइड्रोजन। सबसे अधिक ऊष्मा देता है कौन? हाइड्रोजन। और सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है? हाइड्रोजन। अब प्रयोग में लाया जाता है सबसे कम प्रदूषण फैलाता है सीएनजी। हाइड्रोजन का हम लोग प्रयोग नहीं करते। करते हैं क्या? फ्यूचर गैस भी हम लोग किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। आशा धातु किसको कहते हैं? यूरेनियम को। इसको मिटाएं। भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। आशा धातु, आशा धातु यूरेनियम। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, आशा धातु यूरेनियम। हो गया। मत्स्य में श्वसन के लिए कौन सा अंग मुख्य होता है? बताए थे हम, बताओ। गिल्स ना, गिल जो होता है उसी के द्वारा यह श्वसन करता है। और पानी में श्वसन दर अधिक की कम? कम। अभी तुरंत बता दे अधिक, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम। आप कहां से सांस लेता है? गिल से। केचुआ कहां से? केचुआ सांस लेता है कहां से? त्वचा से। जंतु, हम लोग जो सांस लेते हैं फेफड़ा से ना। केचुआ कहां से सांस लेता है? त्वचा से। लिखा। बाकी और भी सांस लेने वाले ढेरी आएंगे आगे। मत्स्य में फिन कहां, फिन्स कहां होता है? ऊपर के नीचे के सब जगह, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह। सही है। केचुआ में श्वसन किसके द्वारा? किसके द्वारा? महाभिवियाय। दोनों। मछली में श्वसन किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। केचुआ में श्वसन किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। और केकड़ों में होता है त्वचा के द्वारा? केकड़ा में? मेढक के बच्चे में त्वचा के द्वारा होता है। अच्छा, उस पर हम लोग टेडपोल का नाम सुने हो? अच्छा बताओ, टेडपोल को बढ़ने के लिए कौन सा तत्व चाहिए? आयोडीन। लिख लो, एक लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टेडपोल के बढ़ने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। टेडपोल के बढ़ने के लिए, टेडपोल, टेडपोल जानते हो ना क्या होता है? मेढक का बच्चा। टेडपोल के बढ़ने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। टेडपोल के बढ़ने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन कहां से मिलता है? लेमिनेरिया शैवाल से। और आयोडीन में चमक होता है कि नहीं होता है? होता है? नहीं होता है? आयोडीन में होता है एकमात्र अधातु जिसमें चमक होता है आयोडीन। आयोडीन किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। ना याद रहे तो याद रखना, हम लोग आयोडीन नमक खाते हैं कि नहीं? किस अवस्था में हो? तो हम कह सकते हैं आयोडीन में अधातु जो चमकीला है, अधातु जो क्या है? अधातु जो चमकीला है उसे क्या कहते हैं? आयोडीन। अधातु जो चमकीला है उसे क्या कहते हैं? आयोडीन। और ये किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। कहां से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है लेमिनेरिया शैवाल से। हम बोले तो थोड़ा इतना बार पढ़ाएंगे कि अपने ध्यान में आ जाएगा। लेमिनेरिया शैवाल से। कहां से प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से। कौन? आयोडीन। सबसे चमकीला धातु कौन? आयोडीन। कहां से प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से। कहां से प्राप्त होता है? टेडपोल, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टेडपोल। केचुआ कहां से सांस लेता है? त्वचा से। मेढक कहां से सांस लेता है? गिल से। किससे सांस लेता है? मारेंगे। मेढक त्वचा से भी सांस लेता है, गिल से भी सांस लेता है।
बोलो ना रे। मछली कहां से सांस लेता है? गिल से। कहां से? केचुआ कहां से सांस लेता है? त्वचा से। कहां से? आयोडीन एकमात्र धातु है जो कैसा होता है? चमकीला। कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है कौन? आयोडीन। आप कहां से प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से। कहां से प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। पौधे मुख्यतः कौन सी जैविक क्रियाएं करती है? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में कि रात में भी? केवल दिन में। आप श्वसन दिन एंड रात दोनों में। ये तो पीछे भी लिखाए थे हम आपको। प्रकाश संश्लेषण कब? दिन में कि रात में? दिन में। श्वसन दिन और रात दोनों में। प्रकाश संश्लेषण किसमें? दिन में। श्वसन किसमें? दिन और रात दोनों में। श्वसन क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? बताओ। तो डिपेंड करेगा क्या कर श्वसन है? नहीं तो बताइए। पौधा हम लोग पढ़ रहे हैं तो कौन सी गैस मुक्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य में श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर झोल, हम पीछे भी बताए थे कि आगे बताएंगे हम, श्वसन जब अलग अलग करेंगे ना तब आपको बता देंगे क्या क्या मामला है इसका। अपने आप ही क्वेश्चन पकड़ लोगे, न तो यहां आपको बहुत सारा डाउट हो जाएगा। नाइट्रोजन हम लोग अंदर लेते हैं, जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं लेकर, लेकिन उससे कम छोड़ते हैं, तो उसका क्या मामला है आगे बात करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पौधा देता तब कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। वहां फिर कोई झोल नहीं है कि दूसरों गैस हो सकता है। पौधा अगर, लेकिन मनुष्य अगर देगा कि मनुष्य कौन सी गैस मुक्त करता है, यहां झोल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करता है मनुष्य, ऑक्सीजन भी मुक्त करता है, नाइट्रोजन भी मुक्त करता है। जे जे लेता है सब मुक्त करता है। लेकिन वही बात है, कुछ को कम और कुछ को उतना ही बढ़ा के ना, कुछ को कम कुछ को उतना ही। जैसे नाइट्रोजन जितना लेता है उतने छोड़ता है, ऑक्सीजन जितना लेता है उसको कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करने के बाद उससे कम छोड़ता है। बोलो ना। तो यहां पर ये रफली आप इसको मान सकते हैं। पौधा लेकिन कहेगा कौन सी गैस मुक्त करती है? पौधा कौन सी गैस मुक्त करती है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। कौन प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। कौन प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कौन सी गैस मुक्त करती है? कौन गैस मुक्त करती है? ऑक्सीजन। क्या क्या? अच्छा बोले तो इसका डिटेल हम जब करेंगे ना, श्वसन आपको पढ़ाएंगे पौधा का भी, मनुष्य का भी। इसमें झोल है, इसको डायरेक्ट आप स्टेटमेंट ये नहीं दे सकते। इस पर हम लोग बात करेंगे इस पर कि हम अब ये तो बोले कि आपको मनुष्य का श्वसन और पौधा का श्वसन दोनों अलग अलग पढ़ाएंगे, वो भी एरोबिक, एनारोबिक, पार्शियल, फुल, सब जाके पढ़ाएंगे। अनऑक्सी, सब श्वसन अलग अलग है। पौधा में भी अलग अलग प्रकार का श्वसन है, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। तो जाएंगे तो बात करेंगे। अभी ये स्टेटमेंट ही सच पूछे तो गलत है, वो जब कंडीशनल है। दिस स्टेटमेंट इज कंडीशनल। जाएंगे तो बात करेंगे। पौधा में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। अब बताओ हमको ये कि पत्तियों में ऑक्सीजन मुक्त होगा किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? वहां ऐड कर लो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑक्सीजन के बाद लिख लो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बताओ। पौधे में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एस्टोमेटा या रंध्र ना। वाष्पोत्सर्जन यहीं से ना होता है। ओ वाष्पोत्स रंध्र या एस्टोमेटा, रंध्र या एस्टोमेटा। पौधों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें कहते हैं रंध्र या एस्टोमेटा। और यहां से कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन। 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 श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन?
इनहेल करना, आउटहेल, एक्सहेल करना, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। अब बताओ, तो श्वसन एक प्रकार का दहन है। मनुष्य में जो श्वसन होता है, मनुष्य में श्वसन एक प्रकार का क्या है? दहन है। जो मनुष्य में श्वसन होता है वो एक प्रकार का दहन है। और दहन है तो ये उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी है? क्या है ये? उष्मा क्षेपी है। बताओ दहन के लिए क्या जरूरी है ना? दहन के लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य है। एगो ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा उष्मा। इस तीनों में से कोई एक हट जाएगा, दहन समाप्त। ईंधन, ऑक्सीजन और क्या? उष्मा। ईंधन, ऑक्सीजन और क्या? उष्मा। कोई एक दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, लेकिन ये तीनों में से तुम ईंधन हटा लोगे, लकड़ी हटा लोगे, आग लगेगा? ऑक्सीजन हटा लोगे, आग नहीं लगेगा। तापमान कम कर दोगे, आग नहीं लगेगा। देखें, देखें, दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दहन कौन अभिक्रिया है? बताओ, मछली कहां से सांस लेता है? गिल से। केचुआ त्वचा से। केचुआ कहां से सांस लेता है? त्वचा से। केचुआ। जाइलम कहां कहां होता है? पत्ती में, तना में, जड़ में, तीनों जगह ना? बोलो न रे। ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ा में एल्वियोली होता है, जो गैसों का क्या करता है? विनिमय। गैसों का क्या करता है? विनिमय करता है। सांस लेते हैं, अंतः श्वसन की बाह्य श्वसन? अंतः श्वसन। श्वसन कितने प्रकार के? 2। एगो अंतः श्वसन, एगो बाह्य श्वसन। जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है। फ्लोएम किसका? पोषक तत्व का। बोलो रे। प्रकाश संश्लेषण की से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस? ऑक्सीजन। कौन सी गैस? क्लियर है? अरे कुछ नहीं होगा, वाटरप्रूफ है। एक और पॉइंट बचा हुआ है क्या? चैप्टर खत्म हो गया ना? हम लोग मिलेंगे कल की कक्षा में। अभी अच्छा, आपका अभी पॉलिटी चलता है ना? कितना तक हुआ है? 2 दिन और लगेगा। इसके बाद आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। हिस्ट्री में अभी टाइम लगेगा। ज्योग्राफी ना? हाँ, इसके बाद ज्योग्राफी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए सभी लोग। जिनको जाना है जल्दी से चले जाइए। दिए जिनको जिनको जाना है जल्दी जल्दी सर आइए। कितना नंबर तक हुआ था? एक भी नहीं हुआ था। 76 77 से होगा। हाँ,
आज खत्म कर दे क्या? हाँ, उसके बाद फिर ज्योग्राफी होगा, फिर हिस्ट्री होगा, या हो सकता है पॉलिटी होगा, टर्म बाय टर्म करके। चेंज किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 77। कल जो हम लोग पढ़े थे समानता का अधिकार था, मौलिक अधिकार पढ़े थे कल वाला, जल्दी से बता दीजिए। मौलिक अधिकार में पहला पॉइंट क्या था? समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। छठा था संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। और सातवां में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। संपत्ति का अधिकार कितना जगह? दो, एक 19(1) का एफ और आर्टिकल 31। इसको किस में डाल दिया गया? भाग 12 में, आर्टिकल 300 का ए में, जो एक विधिक या कानूनी अधिकार बन गया, यही ना। हमारे देश में 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है? 14.3% बच्चे। 11 में कितना दिया है? 14.3% लिखे बच्चे। ऊपर से आ जाइए ना, अंदर अंदर क्या है? उधर जाना है क्या? ठीक, किधर जाना है आपको? आइए जल्दी से आइए। फंस गया ना? क्या
दिख रहा है? तब तक इससे काम चलाते हैं। 78 है। 78। सरकार का प्राथमिक कार्य क्या है? सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सरकार का प्राथमिक कार्य है सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। हो गया? शिक्षा हमें क्या समझने का मौका देती है? दुनिया को समझने का मौका। यह एससीईआरटी के अनुसार लिखा हुआ है, दुनिया को समझने का मौका। दुनिया की समझ विकसित होती है इसमें। शिक्षा हमें क्या समझने का मौका देता है? शिक्षा, इसके अलावे शिक्षा अगर आपके पास आएगा तो गरीबी कम होने का संभावना बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होने का संभावना बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कम होने का संभावना बढ़ेगा। जब आप शिक्षित होइएगा तो हर एक लोगों का, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज हो चाहे वो मेंटलिटी हो, वो सब चीज क्या होता है? चेंज होता है। एक शिक्षित समाज का प्रारूप देखिएगा और एक अशिक्षित समाज का प्रारूप देखिएगा, दोनों में अंतर दिखने को मिल जाएगा। एक कार से उतरने वाला व्यक्ति जो बहुत बड़ा आदमी है, जिसके पास धन दौलत एकदम बरसता है, सोना का गाड़ी लेकर घूम रहा है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है अपना तो पता चल जाता है कि कहां से आया है, उसका एक आवाज सुनिएगा। और दूसरा, धोती कुर्ता पहना हुआ सिंपल साइकिल में आने वाला व्यक्ति, जब वो मुंह से आवाज खोलता है उसका आवाज सुनिएगा। दोनों के आवाज में पता चल जाएगा कि कौन शिक्षित है और कौन अशिक्षित है। तो शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आपको एक आधार स्तंभ देता है आगे बढ़ने के लिए। हर तरह का विकास के लिए शिक्षा क्या है? जरूरी है। और यही सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग शिक्षित ना हो। शिक्षित हो जाएगा तो चालाक हो जाएगा, चालाक हो जाएगा हर चीज में समझ बन जाएगा, समझ बन जाएगा। यही तो नहीं चाहती है सरकार। लड़ाएगा कैसे फिर आपको? शिक्षा एससीईआरटी के अनुसार लिखता है कि शिक्षा हमें क्या समझने का मौका देती है? तो दुनिया की समझ। तो दुनिया में हर एक वो चीज, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, हर एक पहलुओं को समझने का मौका देती है। इसलिए एक लाइन में लिखा है दुनिया की समझने का मौका, यानी दुनिया की समझ विकसित करती है कौन? शिक्षा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 80। ऐसे चलेगा तो फिर कैसे खत्म होगा? कुल जनसंख्या में से कितने लोग शिक्षित हैं यह पता लगता है कैसे? साक्षरता दर से। फिर आगे के क्लास में मिलेगा आपको कि साक्षरता दर हम लोग कैसे निकालते हैं, किस आधार पर साक्षर करेंगे। क्या ग्रेजुएट पास वाले को साक्षर कहेंगे या नाम लिखने वाले को साक्षर कहेंगे, या फिर कितने, उसका जो कैटेगरी है वो कहां तक होगा, वो आगे के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आ गया है? अभी आया है वही पहले वाला? ये ठीक है। अच्छा, ये रुकेगा तब देखा जाएगा। भारत की जनगणना 2011, हम पहले बोल रहे हैं जनगणना 2011 को छेड़छाड़ नहीं करना, अलग से हम पढ़ा देंगे, ठीक है। 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50। इसको 51.50 नहीं पढ़ा जाता है, 51.50% पढ़ा जाता है। फैक्चुअल है ये। 81, 82। बिहार के पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितना थी? कितना है? वही है 71.20%। हाँ, पुरुष का है, पुरुष साक्षरता दर लिखते चलिएगा 71.20%। याद करने की जरूरत नहीं है, हम याद करवाएंगे आप लोग को अलग से। सरकार ने कब 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को कानूनी स्वरूप दिया था? 2009 में। लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 2010 में। पूर्ण रूपेण लागू, पूर्ण रूपेण लागू हुआ 2010 में। दोनों लिख लेना है। सरकार ने 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को कानूनी स्वरूप दिया 2009 में, है ना, और वो पूर्ण रूप से लागू हुआ 2010 में। जैसे वहां भी पढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन पढ़े थे। कितना जगह है शिक्षा का अधिकार? तीनों जगह याद है? चलिए अगला प्रश्न है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं SRS। क्या बोलते हैं? SRS। सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार हमारे देश में प्रत्येक
पैदा होने वाले बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु 1 साल के अंदर हो जाती है? 28 बच्चों की। 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 साल के अंदर। एक SRS है जो रिपोर्ट जारी करता है, जिसको बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सांख्यिकी रिपोर्ट। ये 2020 का आंकड़ा दिया है। इस डेटा में ये बताया कि हमारे देश में प्रत्येक 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं, उस बच्चे में से 28 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर भी जनसंख्या क्या हुआ है? तो जनसंख्या बढ़ने का कारण सिर्फ ये नहीं है, जनसंख्या बढ़ने का कारण दूसरा कारण ये भी है कि जो मरने वाला का संख्या वो क्या हो गया? घट गया है। और जन्म लेने वाला का संख्या क्या हो गया? बढ़ गया है। तो इसमें 2-3 तरह का चीज होता है, वो दोनों बैलेंस में होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ जब हम लोग शिक्षित होंगे, अभी जैसे गांव में जाइए तो गांव में क्या होता है, जैसे सांप काट लिया तो क्या करता है? झाड़ फूक वाला से ठीक हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जाके झाड़ फूक के पास ले जाएगा, पूरा झाड़ उड़ू से ऐसे झाड़ेगा, फूकेगा आपको। लेकिन जो शहर में जहां कुछ हुआ तो कहां लेकर जाता है? डॉक्टर के पास। तो ज्यादा संभावना होता है कहां बच जाने का? डॉक्टर वाला। सांप वाले के चक्कर में रहे, कहानी खत्म आपका। भूत प्रेत बोल के कहानी खत्म कर दिया, बोला डैन मार दिया, कहानी खत्म। उल्टी हो रहा है, बोला खतरनाक उल्टी हो रहा है, डैन मार दिया। बुढ़िया देखी थी यहाँ गाँव की। शहर में सब नहीं है, सीधा उसका उपचार किया जाता है। तो शहर में स्वास्थ्य जो होता है वो अलग होता है और गाँव में अलग। ये आज भी देखने को मिलेगा आपको। तो बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, हमें गड़बड़ा जाएगा ना। या तो बोलिएगा तो खुल के बोलिएगा, बोल के चुप नहीं हो जाएगा। जो भी आपको बोलना है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1) का ए, आर्टिकल 19 का 1 का ए में है कि स्वतंत्र रूप से आप बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना एकता और अखंडता भंग नहीं हो, नहीं तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दोनों चीज है। तो देखिए गांव में क्या देखता है, ये सब चीज ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए वहां मृत्यु दर थोड़ा सा अलग होता है और हमारे शहर का अलग। मतलब अगर कम मर रहा है लोग तो इसका मतलब स्वास्थ्य क्या हुआ है? अच्छा हुआ। जैसे आपका किडनी फेल हो गया, मर गए। अब क्या, किडनी फेल हुआ, एक किडनी हटा है, दूसरा किडनी आपको लगा दिया, मरे नहीं? मरे। आंख खराब हो गया, उसके टेंशन में मर गए। एक आंख निकालेगा गोटी, दूसरा गोटी निकाल देगा, दिख रहा है, मरे नहीं? अगर ब्लड में प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो ब्लड चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? चेंज नहीं करिएगा। अगर मान लीजिए कि ब्लड आपके पास, उसको क्या बोलते हैं जो चेंज करता है, जो कैंसर हो जाता है? तो डायलिसिस। पहले देखिए क्या होता है, ब्लड आपका खराब हुआ, कहानी खत्म, मरने के लिए छोड़ दिया, कम मरिएगा, इंतजार करता है, अब मरा अब मरा। अब जैसे हो गया डायलिसिस कर देता है, आपका ब्लड यहाँ खत्म, दूसरा ब्लड चला दिया, घूमिए 1 महीना बढ़िया से। 1 महीने के बाद फिर आइए, फिर ब्लड चेंज करिए, फिर घूमिए, ब्लड बन नहीं रहा है शरीर में, फिर भी दूसरा का ब्लड ले लेके क्या हो रहा है, जिंदगी चल रहा है। तो स्वास्थ्य आपका सही हुआ कि खराब? सही। एक तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा है, लेकिन हाँ दूसरे तरफ से मृत्यु दर बढ़ने का कारण क्या है? मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, उसका पीछे कारण क्या है? हम लोग का एवरीडे का जो एक्टिविटीज है, वो पहले खाते थे साग सब्जी, फल फूल, कंद मूल, यही ना, बोलते ही नहीं है। पहले लोग गांव से भी, अभी भी गांव से लोग निकलता है सतुआ खा के, सत्तू खाता है, और यहाँ खाता है चाउमीन चाव चाव वाला, नहीं खाता है। और 2 मिनट का मैगी नहीं आता है, छोटी हाथ में फंसा फंसा के उसका हालत क्या कर देता है? खराब। अभी ठीक है? कितना था? 85। हाँ देखिए, तो अभी फास्ट काम कर रहा है, वाह। ये बिहार सरकार और भारत सरकार के जैसा है। जब कोई दुर्घटना घटता है ना, तब आदमी समझता है, नहीं वैसे नहीं होता। जैसे पंखा अभी तक हिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिल के 2-4 लोग निकल लेगा तब बोलेगा हाँ इसको दे दो भाई कुछ। अभी भी नहीं हुआ। हम यही सब में रह जाएंगे फिर। 83, 84 हो गया ना, 85 ये है ना। चलिए, वर्ष 2030 तक हमें शिशु मृत्यु दर को कम करते हुए कितने तक लाना है? 12 प्रति 1000 जन्म बच्चों तक लाना है। अभी कितना है लाना है? कितना मतलब मृत्यु होना जब भी जरूरी है ना, 12 प्रति 1000 जन्म बच्चे तक लाना है। 2000 कब तक? 30। यही सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है, करंट को भी जोड़ देता है कि भारत सरकार का लक्ष्य जो है ना, शिशु मृत्यु दर को कम करना है। जो 1000 प्रति जन्म बच्चे पर 12 प्रति लोग, मतलब 1000 पे 12 बच्चे मरेंगे, ऐसा। तो ये कब तक का टारगेट रखा गया है? 2030। ऐसा प्रश्न पूछता है ना, 2030, 2045, 2047 ऐसा प्रश्न देता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, यहां से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? 2030। कितना प्रति बोले? 12 प्रति 1000, यानी 1000 बच्चे पर कितना? कब तक?
2030 तक। समाज में आमतौर पर हमारी पहचान किन रूप में होती है? स्त्री और पुरुष के रूप में। इसके अलावा अभी राजनीतिक और अलग से अधिकार भी दिया जा रहा है किनको? ट्रांसजेंडर को। नहीं तो ये तो एचसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि स्त्री और पुरुष के रूप में, लेकिन अभी ट्रांसजेंडर को भी हम लोग हर तरह का सुविधा क्या हो रहा है? दिया जा रहा है। अभी पहली ट्रांसजेंडर वो बनी है दरोगा, पता ही है। जेंडर का अर्थ क्या होता है? लिंग पहचान। ये तो देखना पड़ेगा किसमें, हमको उसका आइडिया नहीं है। जेंडर का अर्थ क्या है? लिंग पहचान। जेंडर का अर्थ क्या है? लिंग पहचान। क्रोमोसोम पढ़े हैं ना, जैसे आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि जो आपका होता है न्यूक्लियस होता है ना, और इसमें डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल रहता है ना, और डीएनए को बोलते हैं हम लोग अनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ ना, जेनेटिक मटेरियल। और इससे जुड़ा हुआ था क्या? क्रोमोसोम। ऑलवेज फाउंड इन पेयर, हमेशा किसमें पाया जाता है? पेयर में। अगर जुड़ा में नहीं होगा तो बहुत सारा क्या होगा? डिजीज हो जाएगा। और इससे जुड़ा होता है जीन। क्या जुड़ा होता है? जीन। तो लिंग के बारे में बताएगा कौन? क्रोमोसोम। मतलब मेल होगा कि फीमेल, ये कौन बताएगा? क्रोमोसोम। अब मम्मी पे गया है कि पापा पे, कौन बताएगा? जीन। कि पड़ोसी पे गया है, वो कौन बताएगा? जीन। ये नहीं बताएगा। जेंडर का अर्थ क्या होता है? लिंग का पहचान। और बायोलॉजिकल फेनोमेना में बोलेंगे क्रोमोसोम। कितना जोड़ा होता है? कितना जोड़ा? असंख्या। समाज लड़कों को किस प्रकार की आवाज में बात करना सिखाता है? रोबदार आवाज। रोबदार समझते हैं क्या? हाँ, यस सर। समाज लड़कों को किस प्रकार की आवाज में बात करना सिखाता है? रोबदार आवाज। किसी स्टोरी के रूप में इसको बताया गया है एससीईआरटी में, रोबदार आवाज में। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, उस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि है पॉइंट तो हल्का फुल्का समझ लेना है, इसको जोड़ के देगा क्वेश्चन। समाज का लड़कों लड़कियों का भेदभाव उनके किस गुण पर आधारित होता है? प्राकृतिक गुण के कारण। समाज का लड़कों लड़कियों का भेदभाव उनके किस गुण पर आधारित होता है? प्राकृतिक गुण। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों पर आमतौर पर क्या प्रभाव होता है? शारीरिक थकावट। तो डिपेंड करता है कि आप कितना कैलोरी जो है वो खान पान में यूज करते हैं, वो भी आएगा टॉपिक में आपका स्वास्थ्य वाले में। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों पर आमतौर पर प्रभाव होता है शारीरिक थकावट। हरासमेंट जो है, फिजिकली हरासमेंट। लिंग मनुष्य की कैसी संरचना है? जैविक संरचना। जैविक संरचना। समाज में लिंग भेद इस चैप्टर का ही नाम है, जैविक संरचना। महिलाओं के समानता के लिए संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता। महिलाओं के समानता के लिए संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता। सामाजिक रूप से उनको इक्वलिटी देना चाहिए। जैसे आप देखिए लड़का लोग, अगर रात को क्लास चले 12 बजे आ जाइएगा, 1 बजे और 2-3 बजे घर जा सकते हैं। लड़की लोग आएंगी, सही सही बताइए, परमिशन ही नहीं मिलेगा। घर में बोलेगा जा रहे हैं 12 बजे का, कौन मास्टर पढ़ाएगा 12 बजे रात में? फोन नंबर लाओ, उसका पूछते हैं 12 बजे कौन क्लास चलेगा। 4 तरह का सवाल और 4 तरह का जवाब, तो आप बोलिएगा मम्मी छोड़ दीजिए, नहीं जाएंगे, यही ना होगा। तो ये भेदभाव कैसा भेदभाव है? सामाजिक भेदभाव नहीं है। सामाजिक भेदभाव। लड़का कहीं बाहर गया, 2 दिन गायब, कोई दिक्कत? तीसरा दिन आएगा, मम्मी पापा पूछेगा बड़ा स्मार्ट लग रहा है, कहाँ गया था? नहीं। लड़की 2 दिन गायब, तो कहाँ गई थी रे? फोन तुम्हारा स्विच ऑफ था। सही बोले गलत? यही है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता। तो सामाजिक समानता लाना हमारे समाज में क्या है? बहुत जरूरी है। और वो मानसिकता चेंज होगा तभी आ सकता है। अगर मानसिकता चेंज नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। तो महिलाओं के समानता के लिए संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता। महिलाओं का संघर्ष मुख्यतः किसके खिलाफ है? लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव। ये जो लड़का और लड़की वाला जो भेदभाव होता है, इसी में ज्यादा समस्या होता है कि नहीं? तो महिलाओं का संघर्ष मुख्यतः किसके खिलाफ है? लैंगिक भेदभाव के खिलाफ। महिलाओं के संघर्ष के किस पहलू से उन्हें समर्थन मिलता है? आर्थिक स्वतंत्रता। महिलाओं के संघर्ष के किस पहलू से उन्हें समर्थन मिलता है? आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, अगर ठीक ठाक है इकोनॉमिकल स्थिति, तब उसको किसी तरह का फर्क जो है उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति किसी का भी, सिर्फ महिला का ही नहीं, जिसका भी आर्थिक स्थिति खराब होता है, उसको समस्या ही
समस्या। आप मम्मी पापा से पूछ लीजिए कि आपको समस्या कब होता है, जब बोलेगा कि पॉकेट में पैसा क्या हो जाता है, खत्म। और जब जिसके पॉकेट में पैसा खूब रहता है, देखिए उछल उछल के काम करता है, जो बोलिए दुनिया का हर काम उसके लिए क्या है, पॉसिबल। हर चीज एक ही डायलॉग मारेगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब चीज संभव है। जिसके पास पैसा नहीं है वो बोलेगा एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए कौन सा कानून महत्वपूर्ण है? महिला आरक्षण विधेयक। देखिए, जो हमारा सामाजिक असमानता है, जो लैंगिक असमानता है, जो हमारे समाज में देखने को मिलता है, लिंग विभेद है ना, जो स्त्रियां पुरुषों के बीच विभेद है, उस विभेद को दूर करने के लिए ही आरक्षण दिया जाता है। किसको? महिलाओं को, ताकि वो महिला जो पुरुष के साथ साथ नहीं चल पा रही है, उसको आरक्षण देकर पुरुष के साथ चलने का मौका दिया जाए, इसलिए आरक्षण दिया जाता है और महिलाओं को प्रायोरिटीज दिया जाता है। इसलिए जब भी कोई महिला आए और सीट ना मिले तो लड़के को क्या करना है, खाली कर देना है, वहां पर बैठने उसको दे देना है। इसलिए कभी देखते होंगे बस उसमें जाते होंगे, वहां लिखा हुआ था महिला, इधर रखा था पुरुष, मिजाल आप महिला वाला में बैठ जाइए, बेइज्जत करके उठा देगी। नहीं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं सर? यहां महिला देखे तो महिला, उठिए यहां से। तब उधर से पुरुष क्या बोलता है, मेरे देखा हुआ हाल है, पुरुष क्या बोलता है कि वो जो बैठा है वहां पर पुरुष वाले महिला, तो आप उसको बोलिए जाके, वहां को बोलेगा शर्म नहीं है आपको, घर में मां बहन नहीं है आपका, मतलब बैठे हैं तो बोलते हैं उठा दीजिए। लड़का फंस जाता है बेचारा, चुपचाप चलते रहता है आराम से, नहीं जाता है, और उसमें से भी एक दो खतरनाक लड़का आ जाता है तो फिर उसी को अलग रूप दे देता है। तब फिर लड़की बोलती है कि लड़का लोग क्या है, बदमाश है। इस बार लड़का लोग का पक्ष लिए हैं। चलिए, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए कौन सा कानून महत्वपूर्ण है? महिला, याद रखिएगा, हम पहले से डे 1 से बोल रहे हैं आरक्षण उसको मिलता है जो किसी ना किसी रूप में क्या है, कमजोर। तो जितने भी आरक्षण वाले हैं, चाहे वो महिला को मिले चाहे जिसको भी मिले, समझिए कि उसका समाज में स्तर क्या है, नीचे है, और नीचे होने के कारण ही उसको आरक्षण दिया जा रहा है ताकि उसका स्तर क्या हो जाए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1950। 1950 महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1950। सोचिए, महिला को वोट भी नहीं दिया देने का अधिकार, बहुत सारा अधिकार था जो वंचित थी। अब धीरे धीरे वो अधिकारों को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला कौन? अखिल भारतीय सेवा का नाम सुने हैं? कितने लोग सुने हैं, हाथ उठाइए थोड़ा। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा, हाथ उठाइए, कितने लोग सुने हैं? सुने हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज, कितने लोग सुने हैं? हाथ उठाइए। कितना आर्टिकल में है? कितने आर्टिकल में है? अच्छा, मतलब नाम सुने हैं। हाँ, ये नाम सुनने का मतलब वो जानना उसके बारे में। अखिल भारतीय सेवा जो है 3 तरह का सेवा देता है। कितना? लिख लीजिएगा, अखिल भारतीय सेवा कितना तरह का? 3 तरह का सेवा देता है। अखिल भारतीय सेवा की चर्चा जो है वो आर्टिकल 312 में है। 300 कितना में? अनुच्छेद 312। और ये 3 तरह का सेवा प्रोवाइड करता है। एक है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और दूसरा होता है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। इसी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय पुलिस सेवा मतलब क्या? IPS। प्रथम महिला कौन? किरण बेदी, इसी को क्रेन बेदी भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, या फॉरन मत कर दीजिएगा ना, विदेश सेवा नहीं है, भारतीय वन सेवा। तो पहला है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। और ये आता है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत। क्लियर है? अब यहां पर अगर आपसे पूछेगा कि UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक
सेवा आयोग, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं यूपीएससी। और जितना भी स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, अंडमान निकोबार पीसीएस, मतलब ऐसा जितना भी है पीसीएस स्टेट वाला, वो सब आता है आर्टिकल 315 में। आर्टिकल कितना? तो यूपीएससी कितना आर्टिकल में? 315। और स्टेट पीसीएस कितना में? 315। ऑल इंडिया सर्विसेज कितना में? 312। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत कितना सर्विस? 3। पहला कौन? आईएएस। और कौन? आईपीएस। और कौन? पहले आईएफएस नहीं था, बाद में जोड़ा गया, हम लोग पढ़ेंगे जब आएगा ऑल इंडिया सर्विसेज का टॉपिक था। अभी फिलहाल भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला कौन? और यही क्वेश्चन पूछेगा भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहला कौन? तो अन्ना जॉर्ज। लिख लीजिए, अन्ना जॉर्ज भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम महिला। लिखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम महिला, यही दोनों पूछता है ज्यादा से ज्यादा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम महिला, फर्स्ट आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अन्ना जॉर्ज। इसको हटा दें, अन्ना जॉर्ज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज कितना में? 312। ऑल इंडिया सर्विसेज कितना तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है? कौन कौन? बोल दिए। आईएफएस का मतलब क्या हुआ? आईएएस का मतलब क्या हो गया? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस का मतलब क्या हो गया? इंडियन पुलिस सर्विस। क्या पीछे छूट गया है क्या? लिखिए लिखिए, कौन? बीसीसीआई। बीसीसीआई, बीसीसीआई क्या? क्रिकेट वाला बीसीसीआई क्या करना है उसका? राज्य, वो तो अलग परिषद है, अलग है। राज्य क्यों होगा वो? राज्य का तो परिभाषा ही अलग है। क्या चीज? पीसीएस बोले, स्टेट पीसीएस, राज्य लोक सेवा आयोग। बीपीएससी बोल रहे हैं? हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग है, यही बोल रहे हैं ना। बीसीसीआई राज्य, बीसीसीआई का राज्य से क्या संबंध है? राज्य क्यों होगा वो? कौन राज्य है बीसीसीआई? तो क्वेश्चन ही अजीब है। बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ना, हाँ, वो राज्य क्यों होगा सर? या तो हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप क्वेश्चन अलग पूछ रहे हैं। एनीवे, हम बाद में आपके क्वेश्चन को ले लेते हैं। बीसीसीआई जो क्रिकेट काउंसिल है वो राज्य थोड़े होगा, लेकिन आपका हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। हो सकता है हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप क्वेश्चन अलग बोल रहे हैं। हटा दे इसको, बाकी अभी पीछे वाले को क्या क्या चीज? 96 नंबर। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? क्या बोल रहे हैं? भारत का ही है ये। क्या बोल रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, लास्ट में आपको हम देख लेते हैं। महिलाओं ने दहेज के खिलाफ आंदोलन कब शुरू किया? 1980 के दशक में, 1980। महिलाओं ने दहेज, दहेज प्रथा अच्छा है कि खराब? आजकल घुमा के दहेज लेता है सबने, बोलता है हम तो आपके बेटी से, आपसे कुछ दहेज नहीं लेना चाहते, आप अपनी बेटी को जितना जो चीज देना चाहते हैं खुशीपूर्वक दे दीजिए। तो महिलाओं ने दहेज के खिलाफ आंदोलन कब से शुरू किया? 1980। घरेलू हिंसा उन्मूलन कानून कब पारित किया गया है? 2006। 2006। नरेगा कब आया था? 2000। अभी आएगा वो क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई को रोकना। सुंदरलाल बहुगुणे का नाम सुने हैं? यहां से भी क्वेश्चन आता है। सुंदरलाल बहुगुणे का संबंध है किससे? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? कहां से? झारखंड से? उत्तराखंड। कौन सा जगह से?
चमोली जिला है ना। ये पेड़ में क्या होता था, खासकर महिला लोग भी बहुत हिस्सा ली थी। पेड़ से चिपक चिपक के रुक जाती थी महिला पुरुष सब। अब बोलती थी कि पहले हमको काटो तब पेड़ को काटना। अब पेड़ को काटने ही नहीं देता था, इसी को कहा गया चिपको आंदोलन, क्योंकि पेड़ से चिपक जाता था सब, इसलिए इसका नाम क्या रखा, चिपको आंदोलन। इसके मुख्य प्रणेता थे कौन, सुंदरलाल बहुगुणे। और इसका मुख्य उद्देश्य था वनों की कटाई को क्या करना, वनों की कटाई से बहुत सारा फायदा होता है ना। जैसे आप देखिएगा अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है रामसर साइट से। रामसर साइट ये भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। आर्द्र भूमि है ये, और वन जितना भी आपका इन्वायरमेंट जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपके पास ऑक्सीजन भी क्या होगा, प्रोवाइड होगा। तो रामसर साइट, रामसर कहां है, ईरान में है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आता है, रामसर कहां है, ईरान में है ना। और ये सबसे पहला रामसर साइट जो हुआ था कब, सम्मेलन 1971 में। फर्स्ट राम साइट सम्मेलन जो हुआ था 1971। ये काम करना शुरू किया 1975, और भारत इसमें पार्टिसिपेट किया 1982। तो पूछता है उससे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फेब को, 2 फरवरी को, और पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये सब भी दिवस अलग से याद कर लेना, एक एक पॉइंट करके, फैक्चुअल में पूछ सकता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। जैसे बिहार का एक कांवरताल झील, नाम सुने हैं, कहां पर है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वनों की कटाई को रोकना। रामसर साइट, रामसर कहां का है, ईरान का शहर है। ईरान का शहर है जिसका नाम है रामसर। इसकी शुरुआत कब से हुई, 1971। काम करना शुरू किया कब, 1975। भारत इसमें पार्टिसिपेट किया कब, 1982। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, 100, कितना, 100 दिन तक, ताकि आपका गरीबी रेखा से थोड़ा सा क्या हो जाए, उठ जाइए, और आपको रोजगार प्रदत्त किया जाए। 100 दिन, 100 डेज। नरेगा का नाम बदलकर कब मनरेगा किया गया था, 2 अक्टूबर 2009, महात्मा गांधी। 2009 नरेगा का नाम क्या हो गया, मनरेगा। नरेगा में लग गया महात्मा गांधी, बाद बाकी नरेगा वही है ना। नरेगा का नाम क्या हो गया, मनरेगा। कब खत्म हो गया, क्या चैप्टर खत्म हुआ, मीडिया और लोकतंत्र नया चैप्टर है क्या, उसी में है, इसमें चैप्टर बदल गया क्या। अच्छा ठीक है, पहले बदला हुआ है, ठीक है। मीडिया शब्द किस भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। हाँ 2 अक्टूबर था वो, अंग्रेजी भाषा से मीडिया शब्द लिया गया। कहां से, आर्टिकल कितना में है, 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। फिर पूछेगा आपसे कि जो है हमारा चौथा स्तंभ है ना, हमारे भारत के प्रशासन का, 4th पिलर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रशासन का या संविधान का है ना, प्रशासन का या संविधान का चौथा स्तंभ कौन है, चौथा स्तंभ कौन है, प्रेस या फिर मीडिया। 3 स्तंभ तो आपको पता ही है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो चौथा स्तंभ कौन, मीडिया या प्रेस ना। और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार कितने आर्टिकल में है, कितना में, 19(1) का ए, लिख लिए हैं। 4th पिलर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, मीडिया, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, प्रेस। तो मीडिया शब्द किस भाषा से लिया गया, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। फिर फंसने लगा क्या, जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। क्वेश्चन छूट गया क्या, 104 यही है। समाज में खबरों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है, मीडिया, जनसंचार। ये सब तो बिना पढ़े भी आप लोग मार दीजिएगा, नहीं मार पाइएगा। जैसे मान लीजिए अभी डोनाल्ड ट्रंप कौन थे, कहां के, अभी वही है, वही है, कौन है डोनाल्ड, कैसे पता चला,
मीडिया से पता चला, अखबारों से पता चला, न्यूज जो देता है एंकर लोग जो, उससे पता चला। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीडिया, जो बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। तो मीडिया या जनसंचार के माध्यम से हम लोग खबरों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। पहले इस तरह का मीडिया वगैरह था नहीं। उस समय में क्या होता था, गुप्तचर कौन होते थे, जैसे हनुमान जी भी देखेंगे गुप्तचर थे, नहीं बोल रहे हैं, गुप्तचर ही तो थे, मीडिएटर थे ना वो। प्रभु राम का संदेश लेकर पहुंचाए थे किसके पास, सीता मैया के पास। उस समय में ये सब था टेक्नोलॉजी, नहीं तो सीता राम भगवान फ्लैक्स ये करते, व्हाट्सएप करते हैं, सीता कैसी हो, से लेके बहुत दुख से काम चल रहा है, तो मैं बजरंगबली हनुमान को भेज रहा हूं, कुछ संग दिक्कत होगा तो बता देना। लेकिन अभी उस समय में ऐसा था नहीं था। तो समाज में खबरों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता था, मीडिया या संचार से। जनसंचार माध्यम या मास मीडिया किसको कहते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन वगैरह, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, फोन, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि, जिसकी पहुंच देश विदेश के जन समूह से हो जाती है। मतलब हम लोग इस सबसे यूज कर सकते हैं। आज तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बन गया है इंटरनेट। आज हर घर में क्रांति ला दिया है कौन, और जो सबसे ज्यादा क्रांति लाता है वही सबसे बड़ा तबाही भी लाता है, इतिहास गवाह, याद रखिएगा। तो अभी का सबसे बड़ा क्रांति है कौन, मोबाइल क्रांति, यानी डुबाएगा कौन, मोबाइल, इंटरनेट। जब तक मोबाइल है दिक्कत नहीं है। मोबाइल में कोई दिक्कत है, मोबाइल खराब तब है जब उसमें आ जाता है क्या, इंटरनेट। बिना इंटरनेट का मोबाइल कहां खराब है, कुछ खराब नहीं है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन जहां इंटरनेट आया तबाही तबाह है। आज आप आए दिन देखिएगा ना, आप यहाँ मुसलमपुर हाट में सिर्फ खड़े हो जाइएगा, देखिएगा लड़का लड़की लोग को जो आते जाते रहता है, हाथ में क्या रहेगा, मोबाइल, एकदम ऐसे ही करके, आगे गाड़ी आ रहा है कुछ कोई पता नहीं है, नहीं जाता है, और पीछे से हॉर्न मारते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे हो, नहीं, कितना भी हॉर्न मारिए फर्क नहीं पड़ेगा। लड़की को नहीं बोल रहे हैं हम, सभी को बोल रहे। कैसे हो मतलब लड़का लड़की को, लड़की किसी को भी, मम्मी पापा से भी बात कर सकता है, गलत सेंस में नहीं लेना है, दादा दादी से भी बात कर सकता है, भाई बहन से भी बात कर सकता है। लेकिन हम बोल रहे हैं गलत यह है कि रोड पे बात कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। आप किसी से भी बात कर लीजिए, पापा से बात किया तो ये आपको दिया हाँ कि रेलगाड़ी के पट्टी पे खड़ा हो गया, हाँ पापा जी, ऐसा जरूरी थोड़े है। आप साइड में कहीं रुक जाइए, रुक के आराम से बतिया लीजिए, फिर चलिए। सही गलत, ये मीडिया बहुत खराब चीज है, याद रखिए। आप लोग को भी नुकसान पहुंचा रहा कौन, सब देखता है, बिग बॉस देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, वेब सीरीज चलता है आजकल। कुछ नहीं मिला तो वो मिलता है ना इंस्टाग्राम, देखता कैसे खतरनाक, मेरी बहन भी देखती है इसलिए बता रहे हैं हम। कैसे देखती है, खाना बना रही है, एक स्लाइड आगे देखा, आगे चल रहा है, हाथ भी स्पीड, इधर स्पीड, खाना बन रहा है, खाना बनते बनते 2 घंटा लग जाता है। उसको हम बोले हटो देखो, आधा घंटा में हम बना देंगे। तो मेरे जैसा टेस्टी थोड़े बनेगा। और टेस्टी क्या बनता है, आधा रोटी जला आधा रोटी कच्चा। आप बोलने पर बोलिए खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मीडिया बहुत खतरनाक है, मानिए इस बात को। और नहीं मानते तो आप अपने अंदर से पूछिएगा, आप उसके अंदर गिरफ्त में आए कि नहीं। कितने लोग आए इसके गिरफ्त में, बोले कि सर आप प्रूफ कर सकते हैं गिरफ्त में। हाँ बिल्कुल, आप अपना व्हाट्सएप का पासवर्ड खोल के हमको जमा कर दीजिए पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। कितने लोग कर सकते हैं, हाथ उठाइए। बाप रे, इतने लोग, मतलब समझ गए सब झूठ। लोकतंत्र कैसे मजबूत होती है, लोगों की भागीदारी। लोकतंत्र ही मतलब हो गया किसके द्वारा, जनता के द्वारा। किसके लिए, जनता के लिए। किसका, जनता का। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन। तो लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, और लोगों का तंत्र तब मजबूत होगा जब लोगों की क्या होगी, भागीदारी। और लोगों की भागीदारी तब होगी जब उसको वोट देने का अधिकार होगा। और वोट देने का अधिकार है, जो लोग वोट नहीं देता है वो लोकतंत्र में भागीदारी कैसे करेगा। सिर्फ वो बात बोलता है सरकार अच्छा नहीं है। उस दिन हाथ उठाए थे तो मैक्सिमम लोग थे वोट दिए ही नहीं, हल्ला करते हैं कि सरकार अच्छा नहीं है। आप वोट दे के सरकार को बदलिए, क्योंकि वोट देने से ही आपका सरकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपके अंगूठा में इतना ये है। आगे देखिए कैसे दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी कैसे बदलाव लेकर आता है। पहले जो नहीं लिखता था देखे हैं क्या करता था, पहले जिसको सिग्नेचर नहीं आता था वो ठप्पा लगाता था ऐसे, याद है, बोलिए। फिर लोग पढ़ना सीखा,
अब एकदम सिग्नेचर मारता है, मारता है, बोलते ही नहीं है। अब टेक्नोलॉजी और बढ़ा, फिर धीरे से वही पुराना इतिहास अपने आप को दोहराता, फिर से ठप्पा मारने लगा। अब बायोमेट्रिक चलता है ठप्पा। देखे, पढ़ा लिखा होने से कोई फायदा है पता? बायोमेट्रिक लगाइए, फिर इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सिग्नेचर में क्या चाहिए? ठप्पा लगाइए। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार एम्प्लॉय हो गया, गारंटी एक्ट। नरेगा ही बन गया क्या? मनरेगा, उसमें सिर्फ लगा दिया क्या? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 से 2009 तक में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। उसमें 100 दिन का आप लोग को क्या देता है? जॉब देता है, रोजगार देता है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, लिख लीजिएगा अच्छे से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अच्छा, अब एक सवाल है कि क्या एससीईआरटी पूरा पढ़ लिए तो निकल जाएगा एग्जाम? लेकिन ये बेस है, इसके आधार पर आपको पढ़ना है। क्वेश्चन तो बहुत सारा यहां से भी रहेगा, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन नहीं रहेगा उसके लिए आपको अलग से क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा। बेस है वो, जैसे मनरेगा आप पढ़ लिए, इसी आधार पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके आधार पर जब क्वेश्चन बना लिएगा तब आपका रिजल्ट होगा। ये नहीं सोचेगा यही क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम में आ जाएगा, स्टैंडर्ड चेंज करेगा। किस पर टाइम हो गया? किस प्रकार के चैनल अपने विज्ञापनों पर निर्भर होते हैं? कट गया, खत्म हो गया क्या? लास्ट था, देखे, चैप्टर चेंज है। विज्ञापन की समझ हो गया? नहीं, यही आया है। एक दिन का और क्लास है आप लोग का, आज रहने दीजिए, छोड़ ही देते हैं तब। आज रहने दीजिए, कल खत्म कर देंगे 100%। ऑनलाइन वाले को कोई समस्या है जल्दी से बता दीजिए। जब क्लास आते हैं तो झंझट होता है।